हेलो बच्चों, मैं विशाल से रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। कक्षा 11 रसायन विज्ञान। कक्षा 11 के रसायन विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे सहसंयोजक बंध। तो चलिए देखते हैं सहसंयोजक बंध के विषय में और आगे। सहसंयोजक तो जैसे सहसंयोजक बॉन्ड क्या है, पीछे आपको इस टॉपिक के विषय में बताया गया है कि सहसंयोजक बॉन्ड क्या होते हैं। उस आपको बताया गया है कि जब किसी तत्व के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बॉन्ड बनते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बॉन्ड। सहसंयोजक बॉन्ड में आप लोगों को पढ़ाया गया एकल बॉन्ड, द्वि बॉन्ड, त्रि बॉन्ड। अगर एक परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके कोई परमाणु बॉन्ड बना रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं एकल बॉन्ड। अगर वो द्वि इलेक्ट्रॉन का साझा करके किसी परमाणु के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं द्विबंध। अगर वो किसी के साथ तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बॉन्ड बना रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं त्रिक बॉन्ड। तो इस प्रकार से ये तीन बंध हमने पढ़ा था। आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे कि सहसंयोजक बंध बनते कब और कैसे हैं। देखिए जरा, तो आज का हमारा टॉपिक है सहसंयोजक आबंध कब बनते हैं। सहसंयोजक आबंध कब बनते हैं, ये आज का हमारा अगला टॉपिक है कि कब सहसंयोजक आबंध बनेगा। तो बात करें सहसंयोजक आबंध के बनने की, तो देखिए जब कोई ऋण विद्युतीय तत्व दो या दो से अधिक परमाणुओं के साथ संयोग करता है तो उनके मध्य सहसंयोजक आबंध बनते हैं। देखिए पहला, जब किसी ऋण विद्युतीय तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो सहसंयोजक बंध बनते हैं। सहसंयोजक बंध बनते हैं, बात समझ में आई? यानी जब भी कोई ऋण विद्युतीय तत्व, हमारे ऋण विद्युतीय तत्व के अंतर्गत जैसे हमारा H2 आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, क्लोरीन आ गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, जब ऐसे ऋण विद्युतीय तत्व जब परस्पर संयोग करते हैं तो इनके संयोग करने से इनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? सहसंयोजक बॉन्ड बनता है। बस समझ में आई? ठीक, तो सहसंयोजक बॉन्ड कब बनता है? देखिए सहसंयोजक बॉन्ड तब बनता है जब कोई भी हमारा एक ऋण विद्युतीय तत्व, जिसे आप लोग आधातु कह सकते हो। ऋण विद्युतीय तत्व का मतलब आप लोग ऐसे समझिए कि आधातुएं, जैसे हमारा हो गया हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, फास्फोरस हो गया, तो ये सब जो है जब स्वतः से क्रिया करेंगी, जैसे जब कोई ऋण विद्युतीय तत्व दो या दो से अधिक परमाणुओं के साथ क्रिया करता है तो ऐसे परिस्थिति में जो बॉन्ड बनते हैं वो हमेशा सहसंयोजक बॉन्ड बनते हैं। ठीक, ये तो पहला एक्सक्यूज हो गया। दूसरा देखते हैं हम लोग कि जब दो ऋण विद्युतीय तत्व परस्पर संयोग करते हैं, जब दो ऋण विद्युतीय परस्पर संयोग करते हैं, जैसे जब दो कोई ऋण विद्युतीय तत्व, जैसे हमारा हो गया HCl, ठीक, यहाँ पे ऋण विद्युतीय तत्व है, तो जब ये परस्पर संयोग करेंगे तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड हमेशा ऋण विद्युतीय सहसंयोजक बॉन्ड बनेगा। जैसे अब हो गया हमारा H2O, जैसे हो गया NH3, ठीक,
ऐसे परिस्थिति में जब भी कोई ऋण विद्युतीय तत्व, अब जैसे ये वाला जो लाइन है ये दूसरी पहले वाली लाइन से आप इसका मतलब निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले वाले लाइन में आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है कि जब भी कोई ऋण विद्युतीय तत्व दो या दो से अधिक परमाणुओं के साथ संयोग करेगा तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड हमेशा सहसंयोजक बॉन्ड का होगा। तो ये दो या दो से अधिक का कंडीशन हो गया, लेकिन यहाँ पे स्पेशली कहा गया है कि जब दो ऋण विद्युतीय तत्व परस्पर आपस में संयोग करेंगे तो उनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो सहसंयोजक बॉन्ड बनेगा। बात समझ में? अगला पॉइंट इसमें देखते हैं। देखिए कि जब भी दो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर शून्य या बहुत कम होता है तब उनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो सहसंयोजक बॉन्ड बनता है। मतलब कि देखिए विद्युत ऋणात्मकता की एक श्रेणी बनाई गई है। विद्युत ऋणात्मकता की श्रेणी में प्रत्येक तत्वों का उनकी ऋणात्मकता स्थिति को दर्शाई गई है। तो जब भी कोई दो ऋण विद्युतीय तत्वों की जो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है, अगर वो अंतर 0 या बहुत कम आता है तब ऐसी परिस्थिति में उनके बीच जो बॉन्ड बनते हैं वो बॉन्ड हमेशा सहसंयोजक आबंध का होता है। बस समझ रहे? ठीक है बच्चों। तो सहसंयोजक आबंध क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से दो परमाणुओं या दो से अधिक परमाणुओं के बीच बनने वाले बॉन्ड को हम लोग सहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं। सहसंयोजक बॉन्ड कब बनते हैं? सहसंयोजक बॉन्ड जब दो या दो से अधिक ऋण विद्युतीय तत्व एक दूसरे ऋण विद्युतीय तत्व का मतलब ये आधातुएं ही होती हैं। तो जब कोई दो या दो से अधिक आधातुएं परस्पर संयोग करती हैं तो उनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड हमारा सहसंयोजक बॉन्ड होता है। बस समझ में? अगर ऋण विद्युतीय तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता शून्य या उससे कम है तो ऐसे कंडीशन में भी उनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड सहसंयोजक का ही होगा। बस समझ में? चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा संयोजकता। चलिए देखिए संयोजकता क्या होती है। देखिए दो या दो से किसी तत्व के परमाणु के द्वारा किसी दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बने सहसंयोजक बंधों की कुल संख्या को संयोजकता कहते हैं। बस समझ में? लैंग्वेज एक बार फिर से देखिए। किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बने सहसंयोजक बंधों की कुल संख्या को संयोजकता कहा जाता है। बात समझ में? ठीक है। संयोजकता की परिभाषा क्या है? क्लियर है? लैंग्वेज एक बार पुनः। किसी तत्व के एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बने सहसंयोजक बंधों की कुल संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। यानी जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा, अर्थात जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करने से सहसंयोजक बॉन्ड बनाएगा उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग संयोजकता कह देंगे। बस समझे? अब इसके बाद का हमारा अगला टॉपिक है संयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक। देखिए सहसंयोजक यौगिक क्या होता है? वे यौगिक जिनके परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। मतलब ऐसे सभी यौगिक जिन यौगिकों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से सहसंयोजक बंध बनेगा उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? सहसंयोजक यौगिक कहेंगे। बात समझ आई? लैंग्वेज एक बार फिर से। वे यौगिक जिनके परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से सहसंयोजक बॉन्ड बनते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड पाए जाते हैं, उन यौगिकों को हम लोग कहते हैं सहसंयोजक यौगिक। बात समझ आई? अगला टॉपिक देखते हैं सहसंयोजकता। सहसंयोजकता। अब देखिए सहसंयोजकता क्या चीज होती है? संयोजकता क्या होती है? देखिए संयोजकता में आप लोगों को बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बने बॉन्ड है ना, कितने इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है वही संयोजकता होती है। लेकिन सहसंयोजकता क्या होती है? देखिए किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु से जुड़ने के लिए कितने सहसंयोजक बॉन्ड बनाए गए
उन्हीं सहसंयोजक बॉन्डों की कुल संख्या को हम लोग सहसंयोजकता कहते हैं। बस समझ आई? तो सहसंयोजकता क्या होती है? किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु से जुड़ने के लिए बनाए, उनके बीच बने कुल रासायनिक सहसंयोजक बंधों की संख्या को सहसंयोजकता कहते हैं। बस समझ में? तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। शेष कल पढ़ते हैं, और जो टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आए कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछते रहेंगे, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में बताने समझाने का प्रयास करेंगे।